जहांगीर मकान से निकलते ही मेरे जहन पर फिर ताज़ा मुहिम सवार हो गई थी, लेकिन उस बार मैं ज्यादा परेशान नहीं था। वहां से गौर खोज के बाद उस नतीजे पर पहुंचा था कि अगर मुझे सजश के लिए जीवा हाउस की वीरान इमारत में नहीं बुलाया गया है तो यकीनी तौर पर मुझसे तंजीम का कोई अहम रुकन मिलने वाला था, जो गैर मुतल्लिका अफराद की निगाहों में आए बगैर अपना काम करना चाहता था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मुलाकात के लिए इतना बखेरा फैलाने की क्या जरूरत थी। मुहावजों को हटाने के साथ ही जहांगीर को भी जीवा हाउस से दूर रहने की आदायत देकर चौकन्ना किया जाता। उसकी आसान सी तरकीब ये होती थी, शहर के किसी भी महफूज इलाके में मुकर्रर शराक के जरिए मिल बैठने के बाद दोनों फरीक किसी कोर के जरिए एक दूसरे को पहचान लेते। यूं मुलाकात भी हो जाती और किसी को कादों का खबर भी न होती कि वो कहाँ और किस लिए यकजा हुए थे। आराम से कार चलाते हुए 9:15 बजे मैं जीवा हाउस के करीब पहुंच गया। जहांगीर टवा का रोशनी नहाया हुआ था, मगर जीवा हाउस की आवार तारीकी की गहरी चादर में पोशीदा थी। दिल में एक लम्हा के लिए ख्याल पैदा हुआ कि कहीं अंदर कदम रखते ही तारीकी में से कहीं कोई अनदेखी मुसीबत नाज़िल न हो जाए। लेकिन मैं हर कीमत पर बास की हदायत पर अमल करके उसके नताइज का सामना करने का फैसला कर चुका था। जीवा हाउस के मजबूत आहिदी फाटक पर अलावे मामूल कुफल पड़ा हुआ था, लेकिन झूठे फाटक पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने बुलकी सरका कर अंदर कदम रखा तो घोर अंधेरे में जीगरों का तेज शोर गूंज रहा था। मेरे जेब से पेंसिल डायर्स निकाल कर रोशनी की और किटस का वो गमजा तलाश करने में कामयाब हो गया जिसमें जीवा हाउस की चाबियां दबी हुई थी। मैंने मिट्टी को ऐद कर चाबियां हासिल की और फिर बाहर निकला। फाटक का कुफल खोलकर मैंने आंगली पट अंदर की तरफ धकेले और फिर अपनी कार अंदर पोर्च चतलीचा चला गया। बरामदे के स्विच बोर्ड पर मौजूद तमाम बटन मैंने ऑन कर दिए और बरामदे के साथ ही पोर्च में रोशन हो गया। फाटक के संगीन सतूनों पर लगे हुए बरखी कमकमे भी चल उठे थे। मैंने वापस आकर फाटक बंद किया और दोबारा अंदर की तरफ लौटते हुए अपने बस्तूल का चाय चलने लगा ताकि किसी मुश्किल वक्त में उसे बिला तरद्दुद इस्तेमाल कर सकूं। इमारत में दाखिले के दरवाजे का कुफल खोलकर अंदर की रोशनी जराता हुआ मैं एजाज से आगे बढ़ा तो मुझे किसी भी चीज में कोई तब्दीली नजर आई। फर्नीचर से आराइशी अशिया तक सब कुछ न्यू का तुम मौजूद था। फ्रिज चल रहा था और उसमें लाइटी बियर की चंद बोतलें और डब्बे और नोज की दीगर अशिया के साथ मौजूद थे। मैं पूरी इमारत का जायजा लेकर बरामदे में लौट आया। मैंने इसरारी तौर पर अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह हटा दी और 7 मिनट का वक्फा देकर सिगरेट सुलगा ली। जुनान मुसलसल अपनी हिफाजती तदाबीर के बारे में सोचता रहा था। मैंने बरामदे से मुख्तसर पलट कर अपने कार के एडिशन में से चाबी निकाल कर ड्राइविंग सीट के अलावा बाकी दरवाजे मक्कल की और फिर बरामदे और पोर्च की रोशनियां भूल कर भी ताकि बाहर से कोई मेरी पोजीशन का अंदाजा न लगा सके। रोशनियां बुझाने के साथ ही मैंने अजली सिगरेट भी फर्क पर फेंक कर जूते से मसल दी। अंधेरे की बला में मैं खुद को निस्बतन पुरस्कून और पहले से ज्यादा महफूज महसूस कर रहा था और मेरी निगाहें अहनी पार्टी की तरफ जमी हुई थी। यहाँ रोशनी के बायस से हर चीज साफ नजर आ रही थी। आते में मेरी कार के इंजन के ताज के बाद जीनों की झाले झाए थम गई थी, जो थोड़े से वक्फे के बाद दोबारा खोने लगी थी। अचानक मुझे अपने ऑपरेटर्स पर कॉल सिग्नल मौसूल हुआ और वह जूम की आड़ लेकर ऑपरेटर्स ऑन कर दिया और जाली पर लगा हुआ नन्ना सा सुर्ख बल्ब जल उठा। लेकिन आवाज बढ़ाने के बावजूद मुझे कोई पैगाम न सुनाई दिया, मगर कॉल सिग्नल की तुक तुक बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मैं एक लहजे के लिए उलझ गया, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वो कॉल बास से राब्ते वाली फ्रिक्वेंसी पर मौसूल हो रही थी। मेरे फ्रिक्वेंसी सिलेक्टर बटन दबाया सो रोशनी मादूम हो गई और नन्ना सा सब्ज नुक्ता रोशन होते ही रिसीवर पर बास की भारी ख्वाबनाक आवाज पूछने लगी, डीलर रिसीविंग बास ओवर। बास का पैगाम खत्म होते ही मेरे ऑपरेटर्स मुंह के करीब लाकर सरगोशियाना लहजे में कहा तो अचानक मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी और मैं अपने वजूद में सनसनी की लहर सरायत होते महसूस कर रहा था। तुम इस वक्त कहाँ हो? ओवर। बास ने सवाल किया तो मैंने पहली बार उसकी आवाज में नशे का बोझलपन महसूस किया। मेरे बास को अपने जीवा हाउस मौजूदगी से आगाह किया तो चंदसानियों के लिए लाइन पर सिर्फ टेडियाई लहरों का थीमा दे मशहूर बाकी रह गया। सुरकरोदा में एक शख्स तुम तक पहुंच रहा है, उसका कोड C1 है, तुम्हें उसकी हदायत पर अमल करना है। ओवर डाल। बहुत लोग ख्वाबनाक आवाज में हदायत देने के साथ ही दूसरी तरफ राब्ता मुनक़ते कर दिया गया। मैं अंधेरे में रोशन सब्ज नुक्ते को यूं ढूंढने लगा जैसे वो किसी भी लम्हे भेड़िए की खोपड़ी में तब्दील होने वाला हो। बास के आखिरी पैगामात मुतवक्किल खतरे के बारे में मेरे बेशतर शुबहात जाहिर कर दी थी, लेकिन मैं तशवीश का शिकार हो गया था। न जाने आने वाला किस मकसद के तहत आ रहा था। उस मुलाकात में ऐसी क्या खास मसलहत थी कि शहर के किसी महफूज इलाके के बजाय जीवा हाउस को खाली कराने के बाद उस मुलाकात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर आने वाला C1 था, यह मेरे लिए अचंभे की बात थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक C1 तंजीम की किसी अहम शख्सियत का कोड होना चाहिए था। मुझे सिकंदर अली के मकान से जो 4 अहम फोन नंबर मिले थे, मेरे अंदाजे के मुताबिक C1 का नंबर भी शामिल था उनमें। लेकिन ये पहला मौका था कि रकम या माल लाने ले जाने वाले हीरावा को जिम्मेदार शख्स मुझे बराह रास्त मिलने वाला था और खुफिया तंजीमों के बारे में एक कुरिये से मैं अच्छी तरह वाकिफ था कि यह जरूरी तौर पर किसी को राजों में शरीक नहीं किया जाता।
मैंने एक मरतबा फिर बरामदे और पोर्च की रोशनियां चलाती। उस बार मेरा ख्याल था कि सीवन अगर किसी बुरी नीयत से आया तो बरामदे में अंधेरा देखकर बाहर ही चौकन्ना हो जाता। लिहाजा रोसे इजलाने के बाद मैं आईनी फाटक के करीब ही लान पर टहलने लगा। मुझ पर इंतजार का एक एक लम्हा भारी गुजर रहा था। अगर मेरे आसाब पर जहांगीर के थर पर भी वही रॉयल सल्यूट का सुकून बख्श सरूर तारी न होता तो मेरे ये इस्तराब बर्दाश्त करना मुहाल हो जाता। आखिरकार फाटक के निचले हिस्से से रोशनी की चादर पुख्ता रविश के खासे हिस्से पर फैल गई। उसके साथ किसी कार का हार्न भी बजाया गया था। मैंने फुर्ती के साथ दाहिने हाथ में अपना बस्तून संभाला और कुंडी खोलकर फाटक के एक पट को जोर से दूसरे तरफ धकेला और दूसरे पट को आड़ के तौर पर अपने साथ पीछे लेता आया। शोरकोनोला का इंजन उड़ाया और तेजी से रविशी तय करके उसकी कार मिनी कार के पीछे जा रुकी। मैंने फाटे बंद किया और पिस्तौल जेब में डालकर रविश पर चलता हुआ बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। होश में रोशनी होने के बाद मैंने दूर ही से देख किया था कि कार से उतरने वाला वही मेरा देखा भाला खतरनाक सूरत वाला आदमी था। उसके दोनों हाथ खाली थे। कलू उसने दूर ही से मुझे मुखातिब किया तो उसके लहजे से बर्तरी का एहसास नुमाया था। मैं करीब पहुंचा तो खतरनाक सूरत वाले ने अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। हाथ मिलाते हुए उसने गर्मजोशी की आड़ लेकर ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश की तो मैंने भी उसकी उंगलियों पर दबाव डाला और वो क्रिस से नरम करते हुए बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मिजाज के वसीले मालूम होते हो उसने हल्के से तंजिया लहजे में कहा, चाहे तुम्हारा हाथ ज्यादा तप गया। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत के बरक्स कहका लगाकर कहा, वे आसानी के साथ अजनबियों की बर्तरी कबूल करने का आते नहीं। खतरनाक सूरत वाले ने बुरा सा मुंह बनाया जैसे नहीं बिल्कुल्फी उसी अच्छी न लगी हो। फिर खुशगले में बोला, क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? कौन गौर यहाँ क्यों आए हो? मैंने बड़ा हिरास उसकी आंखों में घूरते हुए गंभीर लहजे में सवाल किया और खतरनाक सूरत वाले को फौरन ही अपनी गलती का एहसास होगा। अगर आते ही अपना दारू करवा देता तो शायद न उसका यूं मुजहक्का ना उड़ाता। मैं सीवंद वो दान पीसते हुए बोला, ओह मैं शर्मिंदा। मैंने फौरन मुआवजत करनी, तुम पहले ही बता देते तो बेहतर होता। आओ अंदर चलिए। मेरा दीप बेयकीनी और अंदेशों का शिकार था, लेकिन मैं जीवन पर अपनी कोई कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहता था। लिहाजा दिल पर जबर करके उसे आगे चिड़िया चढ़कर बरामदे में पहुंचा और उसके लिए दाग से दरवाजा खोल दिया। वो मेरे करीब से गुजर चक हुई। अंदर दाखिल हुआ तो अचानक ही मुझको एहसास हुआ कि मेरी कोई जेब हल्की हो गई है। मेरे बुकलाकर अपनी जेब में टटोलने तो पिस्तौल का था मेरे पास है। सीवन की आवाज ने मुझे चौंका दिया। ये बरा हुआ पिस्तौल क्यों साथ लाए थे? हर वक्त साथ रहता है। मैंने दरवाजा बंद करके उसके पीछे बढ़ते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि सीवन न सिर्फ हाथ की सफाई माहिर था, लेकिन उसकी निगाहें भी बहुत ठीक सी। मुझे वजह से मेरी वजनी जेब सीवन की उकाबी नजरों से पोशीदा न रह सकी। उसे सोफे पर बैठते हुए मेरा पिस्तौल बेपरवाही से तपाई पर रख दिया, फिर कुमरिया टांगों पर जमा कर आगे झुकते हुए बोला, तुमसे मेरी ये दूसरी मुलाकात है, मगर मुझे खुशी है कि तुमने रस्मी शनाख्त के बगैर मुझ पर भरोसा नहीं किया। चाहे इसी मोहतात रवि की बिना पर तुम्हें आगे लाने का फैसला किया गया है। अब कराची की हद तक सारे मामला तुम्हारी स्वाबदीद पर मुनहसर होंगे और तुम अपनी मर्जी के मुताबिक तंजीमें नो कर सकोगी। यह मनसब पहले शायद भी फोर के पास था। मैंने सोफे पर पहलू बदलते हुए सवाल किया। विजन और देशों के बाद सीवन से मुलाकात मुझे एक नेमत मालूम हो रही थी। 4 में से एक आदमी खुद ब खुद मेरे सामने आ गया था और तंजीम की जानिब से मुझे एतमाद का अहल समझा गया था। तुम्हारा सवाल खैर जरूरी है, वो खुश्क लहजे में बोला। अब भी फोर से तुम्हारा कोई राब्ता नहीं रहेगा। 15 रोज की आजमाइशी मुद्दत में तुम मुझको जवाब दोगे। मुस्तकिल इंतजाम से इसके बाद आगाह किया जाएगा। वह ताल्लुक तंजीम की इंतजामी और हिफाजती शोबे से है। ये कहते हुए उसने जेब से एक कागज निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें लोगों के नाम और पते हैं जिन्हें तुम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उन्हें इसके महकूम में उनमें से किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये मुआवजा पर काम करने वाले लोग हैं। अगर इनमें से किसी को तुम बाकायदा अपनी टीम में शामिल करना चाहो तो मुझसे मशवरा जरूर कर लेना। उस कागज पर 17 अफराद के नाम और पतों के साथ उन मकामात के नाम बिग टाइप किए गए थे। यहाँ उनसे आसानी से राब्ता कायम किया जा सकता था। तारीख के बाद मेरे पास सिर्फ 2 आदमी रह गए हैं। फौरी तौर पर मजीद 1-2 का बंदोबस्त भी करना होगा। मैंने काले पर से निराग दौड़ाते हुए कहा। इसका मुझे अंदाजा था। उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट तैर गई। इस बेहतरीन नाम खत कशीदा है। मेरे आदमियों ने मुसलसल उनकी निगरानी की है। तुम उनसे फिर फोर राब्ता कायम कर सकते हो, लेकिन ये ख्याल रहे कि तुम्हारी नई हैसियत का राज रहना बहुत जरूरी है। उसके जुबान से निगरानी का लफ्ज सुनते ही मेरे ज़हन में शुबहात सर उबारने लगी। सीवन का ताल्लुक तंजीम थी, इंतजामी और हिफाजती शोबे से था। अब रिकॉर्ड और हकमाना अंदाज़े गुफ्तगू से वो जिम्मेदार आदमी मालूम हो रहा था। अगर उसके आदमी तंजीम के लिए मुतवक्के कारिंदों की तलाश में लोगों का ताक़ुब करते थे तो तार के कुछ लोगों की निगाहों में आ जाने के बाद उसकी निगरानी भी लाजमन सीवन के आदमियों ने की होगी। और अगर तारक को तंजीम के लिए खतरनाक समझ लिया गया था तो शायद उसके कत्ल के जिम्मेदार भी सीवन के आदमी होंगे। उन्हें जोश का प्रेरी सी आ गई कि इस वक्त में तार के कातिल के सामने मौजूद था। बाहर के लिए माँ की रवानगी में कुछ ताखीर हो गई है, सीवन कह रहा था, लेकिन 2 अगले हफ्ते में कैरियर्स का बंदोबस्त जरूर कर लो। लड़के होशियार होने चाहिए, उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा 1 किलो फीटस माल भेजा जाएगा।
ताकि किसी के पकड़े जाने की सूरत में सारी रकम न डूब सके। मैं खतरनाक सूरत वाले के मर्तबे से वाकिफ होने के बावजूद मोहतात हो गया था। ज्यादा भूले बगैर उसकी हदायत सुनता रहा जो बेशतर तरीका कार के बारे में थी। फिर जब मुझे पता चला कि C1 की कार में कुछ सामान भी मौजूद है जो मुझे अपनी तहवीन में लेना है, तो मेरे जहन से वो उलझन भी दूर हो गई जो इस मुलाकात के लिए जीवा हाउस के इंतखाब के सिलसिले में मेरे जहन में मौजूद थी। मामला गुफ्तगू का होता तो मुलाकात शहर में कहीं भी हो सकती थी, लेकिन ऐसी सूरत में सामान की तहवील मुमकिन न होती। इस सामान न मखसूस फ्रिक्वेंसी पर 3 मील के दायरे में काम करने वाले 6 GB ट्रांसमीटर्स, दोहरी फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाले 3 ऑपरेटर्स, एक खुदकार कार रिकॉर्डर, छोटे सेल के जरिए काम करने वाले 12 टाइम बम्बू की पेटी, फोटो सेल और इससे मुंसलिक इफाती निज़ाम और दीगर मवासलाती आलात के अलावा एक छोटी एक्सरे मशीन भी शामिल थी। उनमें से एक्सरे मशीन और टाइम बम्बू की पेटी मैं सिकंदर अली की ख्वाबगाह में देख चुका था। औहदे में इजाफे के साथ उस बेश कीमत और तहय्युर अंगेज सामान की वसूलियाती मिली मुसरत अंगेज होने के साथ फिक्र का बायस भी बन गई। यूं तो मेरे पास ऐसी किसी जगह का बंदोबस्त नहीं था जहाँ किसी को अपनी जात पर शुबे का मौका दिए बगैर वो सामान छुपाया जा सके, मगर C1 के पास उस दुश्वारी का हल मौजूद था। वो सारा सामान जीवा हाउस के एक ऐसे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया जो शुरू से ही ज़ेर इस्तेमाल नहीं था और उसमें रसाई के लिए एक दरवाजे के अलावा कोई रास्ता नहीं था। C1 की राय थी कि उस कमरे की चाबी मैं अपनी तहवील में रखूं और जहांगीर के जरिए कमरे को ममनू इलाका करार दिलवा दूं ताकि खुद मेरे सिवा कोई वहां कदम रखने की जुर्रत न कर सके। कमरे की कुल वक्ती हिफाजत के लिए C1 मेरी मदद से उस कमरे में दरवाजे की चौखट के अंदर खांचे में फोटो सेल नस्ब करने में मसरूफ हो गया। उसकी कार में मौजूद औजारों की बेटी से यह जाहिर हो रहा था कोई जो कुछ कर रहा है उसके बारे में उसके ज़हन में पहले ही से वाज़ेह खाका मौजूद था और वो जुमला इम्कानात पर गौर करने के बाद पूरी चाड़ी के साथ वहां आया था। उसे चौखट में जुराकर की कब्जों वाली संत में एक ऐसा स्विच लगाया जो अमूमन कारों में दरवाजे खुलते ही अंदर बत्ती रोशनी होने के लिए दरवाजों के साथ लगा हुआ होता है। उस स्विच का ताल्लुक ऊपर लगे हुए अदसे के पीछे जलने वाले बल्ब से था और उसके एन नीचे फर्श में सुराख करके फोटो सेल लगाया गया जिसका ताल्लुक एक स्विच बोर्ड के जरिए खुदकार कैमरे और टेप रिकॉर्डर से था। तनसीब से फारिग वो कर C1 वायरादा अंदाज में उन सब चीजों को नहायत अरगरेजी से मरबूत करने में मसरूफ हो गया और जब वो उस निज़ाम की आजमाइश के लिए तैयार हुआ तो मेरी रेस्ट वॉच 2:45 बजा रही थी। सीमान ने कैमरे के व्यू फाइंडर से दरवाजे का जायजा लेते हुए ट्राइबोर्ड को सही जगह जमाया और अंदर से बकी रो का स्विच ऑन करके बहुत एहतियात से बाहर निकला। दरवाजा बंद होने के बाद यह अंदाजा बनाना दुश्वार नहीं बल्कि नामुमकिन था कि उसमें कोई शोबदा पोशीदा होगा। मैंने C1 की हदायत पर एहतियात से नाव गुआ कर दरवाजे पर जोर दिया। फट कोई आवाज पैदा किए बगैर अंदर की तरफ खुल गया। फिर मैं अंदर बढ़ा। जो ही मैंने चौखट आबूट करना चाही, अंदर से कैमरे के फ्लैश टन का ताकत पर छमाका हुआ और फिर एक कुंजीली आवाज सुनाई थी, हैंड्स अप, गियर उस बनबाज को यहाँ से जिंदा ना निकलने पाए। उछल कर बाहर आ गया। मेरी सांसों की रफ्तार तेज हो गई थी और तहीर ज़दा आंखें C1 की तरफ उठ गई जो मेरी बुखलाहट से महसूस होते हुए मुस्कुरा रहा था। थोड़े से वक्त के बाद अंदर से एक सरगोशी सी उभरी, बाहर निकलो, शायद वो अभी यहीं मौजूद है। राहदारी से निकल गया तो फिर हाथ ना आ सकेगा। उसके फोन में बाद चंद कदमों की आवाजें उभरी जो मध्यम होने के बावजूद इतनी वाज़ेह थी कि बाहर सुनाई रही थी। ये आवाजें कैसी थी? मैंने सफसाटी आवाज में सवाल किया। C1 पहली बार ब्राक दिली के साथ हंस पड़ा। सादा सा शौकता है लेकिन किसी को मुदाखले से रोकने के लिए काफी है। उसने पुरअज़मात लहजे का किसी खुदकार लिफ्ट का दरवाजा बंद होते हुए अचानक कोई दरवाजे के दरमियान आ जाए, दरवाजा खुद ब खुद दोबारा को याद आए। इंतजाम को यहाँ मैंने टेप से मुंसलिक कर दिया है। अंदर कदम रखते ही कैमरा हमारे मुजरिम की तस्वीर ले लेगा और टेप चल पड़ेगा जिसमें वो आवाजें पहले से भरी हुई हैं। चंद फुट के बाद टेप खाली गई। पूरा चलने के बाद ही रुकेगा। तुम बस ये ख्याल रखना कि कैमरे में फिल्म मौजूद है। तस्वीर का नंबर जर्कियों पर टेप की पोजीशन देखकर पता चल जाएगा कि कमरे में घुसने की कोई नाकाम कोशिश की गई है। टेप रिवाइंड कर दोगे तो ये निजाम दोबारा उसी तरह काम करेगा। कैमरे की तस्वीर के जरिए मुदाखिलत कार ड्रिफ्ट से ना बच सकेगा। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। C1 अपने काम में बहुत ही माहिर मालूम होता था। उसे चंद घंटों की करीब मुद्दत में वो साजो सामान के लिए वो मजबूत हिफाजती निजाम नस्ब कर दिया था। मुझे अच्छे से याद था कि सिकंदर अली की ख्वाबगाह में ऐसी कोई तंसीब मेरी निगाह से नहीं गुजरी थी। वहां ना कोई कैमरा चला था और ना टेप रिकॉर्डर। मुझे खौफ महसूस होने लगा कि वहां ऐसा ही कोई मुतबादल हिफाजती निजाम न रहा हो जिसे ख्वाबगाह में मेरे दाखिले की निशानदेही कर दी हो। गनीमत था कि मैं चेहरे पर नायलून का थैली नुमा नकाब मूंद खा गया था, वरना दूसरी सूरत में उस वक्त